हाँ जी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी बंद कर दो। अभी पहले समझो स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो नंबर्स का मतलब नंबर्स के साथ डील करती है, उनके अंदर से हिडन इंफॉर्मेशन निकालना। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट नंबर्स को देख के, डाटा को देख के नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, जो डायरेक्ट डाटा को देख के नहीं इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट की जा सकती, वो इंफॉर्मेशन निकालना। राइट, जैसे एग्जांपल मान लो जलंधर में नाइकी का शोरूम है, प्यूमा का शोरूम है, एडिडास का है। राइट, डिफरेंट डिफरेंट शोरूम है। मान लो नाइकी को ये देखना है कि नॉर्थ इंडिया में, राइट, अब एज 15 से 20 वाला जो ग्रुप है, राइट, उसका उस ग्रुप में हमारा कौन सा पर्टिकुलर शू है जो सबसे ज्यादा बिका। अब बाय द वे यू नो दैट कि इनके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब हम बिलिंग करते हैं तो सारी डिटेल हमें, वो हमारा पूरा का पूरा एक प्रोफाइल बनाते हैं, तो पूरी डिटेल हम देते हैं कि हमारा एज क्या है, जेंडर क्या है ना, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं। तो उनके बेसिस पे और क्या हमने प्रोडक्ट लिया वो भी इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा हिस्ट्री होता है। जैसे डोमिनोज पिज्जा का होता है, डोमिनोज पिज्जा के अंदर वो सबसे पहले क्या मांगते हैं, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर दोगे, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री खुल के आ जाती है, तुमने कहां पे कितने ऑर्डर किए। राइट, इनके पास मेरा वो भी पूरा का पूरा हिस्ट्री है कि जो मैंने बॉम्बे में पिज्जा खाए इनके पास मेरा अभी भी वो भी हिस्ट्री है, पूरा हिस्ट्री मेंटेन करके चलते हैं। डाटा डाटा मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है ना, उसी के हिसाब से फिर आगे ये जो ऑफर करते हैं, राइट, जो सजेशंस देते हैं, ये उसी के हिसाब से देते हैं। ठीक है, नाउ तो अगर मेरे को नाइकी को देखना है कि 15 से 20 के एज ग्रुप में सबसे कौन सा ज्यादा बिका है, तो वो क्या करेगा, उसके पास डाटा ऑलरेडी है, वो डाटा के अकॉर्डिंगली चलेगा। राइट, अब वो जो पर्टिकुलर शू है, यस वो ट्राई करेगा कि यस उसकी अवेलेबिलिटी हर एक स्टोर में हो, क्योंकि यस वो सबसे ज्यादा बिक रहा है भाई, उसका ट्रेंड है अभी नॉर्थ इंडिया, वो बिक रहा है, तो ऑब्वियसली उस चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, रेदर देन जो चीज बिक ही नहीं रही इस एज ग्रुप में, तो उसको क्यों प्रोवाइड करेंगे, उसको डिस्प्ले में भी नहीं लगाएंगे, उसको डिस्प्ले में भी नहीं लगाएंगे। अब ये देखा गया है कि एज ग्रुप यूथ एंड जो ओल्ड एज हो जाते हैं, दोनों में कौन प्रेफर करता है शोरूम पे जाके खरीदना, यंग वाले। ओल्ड एज वाले इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो अपनी लाइफ से थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले में किसका लगाएंगे, ओल्ड एज वालों का लगाएंगे, यंग वालों का लगाएंगे, यंग वालों का लगाएंगे। ये सारे की सारी चीज जो है, ये डाटा का इंटरप्रिटेशन, उनके पास जो ऑलरेडी डाटा है। तो अभी हम उसी डाटा का इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, समझेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स चार चीजों के साथ डील करता है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ द डाटा, देन एनालिसिस करने के बाद जो इंटरप्रिटेशन आती है उसका समरी ऑफ द डाटा, समरी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। इन चार चीजों के साथ डील करता है। बात समझे, ऑनलाइन बात क्लियर हुई? यस सर। राइट, चलो अब सबसे पहले तो हमारा आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, द ओनली वे टू कलेक्ट द डाटा इज सर्वे। जैसे पॉपुलेशन का डाटा आता है हमारे, है ना, आफ्टर 10 इयर्स पॉपुलेशन का सेंसस होता है, तो उसके अंदर क्या करता है वो, हर जो उनकी टीम है वो गली गली जाके, घर घर जाके पूछती है कि कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं घर में, है ना, सब कुछ पूरा डिटेल नोट करते हैं वो। राइट, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, एवरी 10 इयर्स के बाद वो डाटा रिफ्रेश हो जाता है। सो पॉइंट इज की सर्वे इज द ओनली वे टू कलेक्ट द डाटा। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए, तो जब भी तुम एक नई साइट पे लॉग इन करते हो या साइन अप करते हो, तो तुम अपना डाटा उनको खुद प्रोवाइड करते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मे बी एड्रेस अगर तुमने कुछ ऑर्डर किया है तो, राइट, अगेन जेंडर, तुम्हारी प्रेफरेंसेस, मे बी अगर वो क्लोथिंग की साइट है तो तुम्हारी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी, तुम इंडियन या वेस्टर्न क्या प्रेफरेंस रहेगा, है ना, वेयर करना तुम क्या पसंद करते हो, तो वो सारा का सारा तुम उनको प्रोवाइड कर, दैट इज द डाटा कलेक्शन एंड दैट इज एक्चुअली द सर्वे दैट दे आर डूइंग। राइट, बात समझे, तो दिस इज द ओनली वे टू कलेक्ट द डाटा। अब कलेक्शन ऑफ द डाटा जो है ये हमारे पार्ट में नहीं है अभी,
सेकेंड पार्ट आता है अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो डाटा को अभी तक रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। तीनों तरीकों में अब जितने भी इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, वो इन तीनों के तीनों डाटा की करेंगे, तीनों के तीनों टाइप ऑफ डाटा की करेंगे जिनको हमने रिप्रेजेंट करना देखा है, ठीक है। तो देखो जरा, देखो एक होता है रॉ डाटा, देन द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन द कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नाम है इनके, ठीक है, ये नाम है इनके। अब इन नामों को सारा का सारा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, एंड इन तीनों टाइप का डाटा का यूज क्या है, कब कौन सा डाटा यूज करेंगे, राइट, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। मान लो मेरे को अगेन पूरे इंडिया का पॉपुलेशन का काउंट करना, तो मैंने क्या किया, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक स्टेट पकड़ी, लेट से पंजाब, ठीक। अब पंजाब का पॉपुलेशन का काउंट करना है, तो मैंने क्या किया, उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन काउंट करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट पकड़ा। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने क्या किया, जितने भी विलेजेस हैं या जितने भी सिटीज हैं उनको अलग अलग कर दिया। अब जैसे सिटी में आया, जलंधर सिटी में आया, तो जलंधर सिटी के अंदर हमारे ब्लॉक्स कितने पड़ते हैं, इलेक्शन वाइज जो ब्लॉक्स होते हैं, राइट, वो ब्लॉक्स कितने पड़े। अब एक ब्लॉक के अंदर, राइट, कितने नगर वगैरह है, मोहल्ले वगैरह है, वो चीज आ गई, राइट। अब हर एक नगर में गया, नगर के अंदर कितने टोटल गलियां हैं। एट द एंड मेरे को स्ट्रीट लेवल पे, स्ट्रीट लेवल से घर घर लेवल पे उतरना पड़ेगा, अगर तभी जाके पूरा का पूरा कलेक्शन करके मैं ऑल ओवर इंडिया का डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो लेट से एक स्ट्रीट है जिसके अंदर टोटल 20 घर हैं, राइट, उनका डाटा कलेक्शन हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा नोट करते रहेंगे, राइट। लेट से 4 3 5 5 4 7 8 7 6 6 4 4 5 4 3 let's say 2 9 10। तो 1 2 3 4 7, 7 और 8 15, 3 2 और चाहिए, तो लेट से 8 एंड 7। तो ये आ गया एक गली जिसके अंदर 20 घर हैं, उनका डाटा आ गया, पॉपुलेशन का डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो रॉ डाटा क्या होता है, डाटा एज इट इज रिप्रेजेंट करना, दैट्स इट। इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई, एज इट इज। चाहे चार मेरा 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, राइट, बट मैं उसको अलग अलग ही लिखूंगा, उसको इकट्ठा वगैरह करके कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज डाटा को रिप्रेजेंट करना, दैट इज अ रॉ डाटा, ठीक है। जो एलिमेंट जितनी बार आ रहा है उसको एज इट इज लिखना, जहां पे आ रहा है उसको एज इट इज लिखना, एज इट इज हैंडल करना। जो भी इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन की हम एनालिसिस करेंगे वो एज इट इज करेंगे, ठीक है। देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक डाटा का, एक पर्टिकुलर जो डाटा एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस फॉर्म में लिखना, दैट इज XIFI। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल जो डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंडिविजुअल डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे यहां पे मैंने देखा 4, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक कितनी बार आया था, 5 बार, तो 5 बार XIFI, ठीक है। अच्छा 4 हो गया, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, ठीक है। 5 1 2 3 3 टाइम्स। अच्छा 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 7 1 2 3, 8 1 2, 9 एक बार, 10 10 भी एक बार, एंड इसके अलावा 2 भी है, 2 भी एक बार, ठीक है। अच्छा तो ये 8 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये डाटा आ गया,
तो इस डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज योर XIFI वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, करना जो है मैं अभी बताता हूं। अच्छा, अब इसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा क्लास डाटा होता है। ठीक है, क्लास डाटा मतलब अब इनका और ग्रुपिंग करेंगे। लेट्स से मैंने बोला 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 एंड सो। ये क्लास बन गई। एंड इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? अब देखो, ये मालूम है ना कि क्लास के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ 0 1 2 वाले एलिमेंट्स बताऊंगा। तो 0 1 2 वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1। 3 to 6 वाले ये 3, तो कितने आ जाएंगे इधर? 10। अच्छा, 6 to 9 वाले ये 3, कितने आ जाएंगे? 7। नाउ 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट। ठंड लगती है, मैं बोलूं मेरे को ठंड लगती है। हाँ जी, अब देखो, अब यार एक चीज बताओ, जब मैंने ये डाटा को इसमें कन्वर्ट किया, राइट, अब भूल जाओ ये डाटा, अब ये डाटा के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जो 3 to 6 के बीच में 10 एलिमेंट्स हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ये तो पता ही नहीं, अब पता ही नहीं है ना एग्जैक्ट क्या है। इसमें से कितने हो सकता है कि भैया सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 5 हो, 5.9 हो, 6 से छोटी छोटी होनी चाहिए, 5.99 हो, ये सारे के सारे 3 हो, ये सारे के सारे 4.5 हो, कुछ 4 हो, कुछ 5 हो, कुछ पता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब हम ये डाटा को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो यस, एग्जैक्ट डाटा रिमेन्स एज इट इज, मतलब डाटा मैनिपुलेट नहीं होता, डाटा चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे हम इस डाटा को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर हमें नहीं पता 6 to 9 के बीच में जो 7 एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब ध्यान से समझना। अब ये बात आई बहुत, जब डाटा बहुत छोटा है, बहुत कम डाटा है, 20 घर हैंडल कर लेंगे। इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट जो है डाटा सेट, जो डाटा एलिमेंट जो 4 है, वो अगर 5 बार भी आ रहा है कोई बात नहीं यार, जो नंबर, देखो हमें काम क्या करना है एट द एंड, अगला स्टेप क्या है हमारा, इंटरप्रेट, कुछ ना कुछ एनालिसिस करना, इसके ऊपर हिडन इंफॉर्मेशन इससे निकालना कुछ ना कुछ। तो वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टूल्स करना पड़ेगा, जो 10th में तुमने कर रखा है, स्टार्टिंग बेस उसका, दैट इज मीन मीडियन मॉड। तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी रहेगी, उसके लिए हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी। तो यार इस एलिमेंट 4 पे एक बार कैलकुलेशन करूं या 5 बार करूं, क्योंकि 5 टाइम्स आ रहा है, इट्स ओके, इतनी ज्यादा बार नहीं है, मैं कर सकता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट पॉइंट ये है कि जब यही डाटा मैं चला जाऊंगा लेट से एक पूरे जलंधर के ऊपर, या जलंधर भी छोड़ो, 2-3 नगर को मिला दिए, 2-3 ब्लॉक्स को मिला लिया अगर मैंने, तो भैया 4 पॉपुलेशन वाले कितने घर होंगे? कम से कम यार 300-400 तो होंगे, राइट। जब डाटा को कलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब भैया मैं 4 वाले एलिमेंट के ऊपर एक बार कैलकुलेशन करूं या 400 बार करूं, अब फर्क पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 वाले नंबर के ऊपर कैलकुलेशन एक बार करूंगा, उसको एज इट इज रिपीट कर दूंगा बाकी सबके लिए, यानी कि दैट्स इट। तो मैं एक बार ही अब मेहनत करना पसंद करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला अमाउंट ऑफ डाटा बढ़ जाता है, तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब जब ये वाला डाटा भी बहुत बढ़ जाता है, राइट, फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब वी अंडरस्टैंड कि जब इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो यस, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है। बट एक्चुअली में ये डाटा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा बड़ी वैल्यूज होती हैं, कि वो जो उसके कारण जो लॉस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल टाइप होता है। तो यस, उस लॉस को हम हैंडल कर सकते हैं, उस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, वो नेग्लिजिबल एरर टाइप होता है हमारे लिए। इसलिए इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अमाउंट ऑफ डाटा के अकॉर्डिंगली इनको लाया जाता है। लेकिन तुम्हें जो ऑब्वियसली बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल लेवल की बात बता रहा हूं, बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर तो तीनों अमाउंट ऑफ डाटा सेम होंगे, उसके लिए वो जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अब अगर हमें मीन मीडियन मोड निकालने की कोशिश करनी है, तो मेरे को इसका भी मीन निकालना आना चाहिए, इसका भी मीन निकालना आना चाहिए, इसका भी मीन निकालना, तीनों टाइप के डाटा का मीन निकालना आना चाहिए। मैं क्लियर हुआ? मीडियन भी, मोड भी।
उसके बाद सिर्फ ये काम नहीं करना। अब याद है तुम्हें वो करवाया गया था -a करके डी xi माइनस ए, फिर ui दैट इज डी बाय एच। तो इनका भी अलग फॉर्मूला था, इनका भी अलग फॉर्मूला था। तो हमें ये वाले शॉर्टकट्स भी इन तीनों के लिए देखने। बात समझ में आया? ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले पकड़ते हैं मीन। हमारा एक्चुअली में 11th में मीन मीडियन मॉड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, मेरी बात समझ लेना। 11th में दो पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं, वो है मीन डेविएशन एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक ही टॉपिक है, ये दो टॉपिक्स हैं हमारे में। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को ये मीन मीडियन मोड यूज होता है, तो वो बेस क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए पहले मैं मीन मीडियन मोड पे आ रहा हूं। नाउ व्हाट इज मीन? क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। मैंने जो पूछा व्हाट इज मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीन, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा व्हाट इज मीन। सर एवरेज हाँ जी, एवरेज वैल्यू। एवरेज। तो पर्यायवाची शब्द बता दिया। ठीक है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है ये बता दो ना। तो बीच की वैल्यू तो बच्चे मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। क्या कौन सा ज्यादा है? सर मतलब कि वो वैल्यू सबसे क्लोज होती है सबसे। किससे क्लोज होती है? वो तो मीन मीडियन मोड तीनों होती है भाई, इसीलिए उन तीनों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं। एक्चुअली में एवरेज क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो अगर मैंने सबको प्रोवाइड की, द सम टोटल रिमेन्स द सेम। अब इसका मतलब क्या? मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए, एक के 15, एक के 18 एंड एक के 22। ठीक है, चलो इधर 6 ले लो। चलो ये ले लो। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा? मेथड क्या है एवरेज का? सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो क्या आ जाएगा एवरेज? तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 8 5 13 14 15, इधर आ 55। जाएगा 55। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इधर 25 ले लो तो इधर आ जाएगा 65, एंड इधर 28 ले लो, इधर आ जाएगा 75। तो एवरेज कितना आ गया? 25। बात समझे? इसका मतलब ये है, अब 25 का मतलब ये है कि अगर मैंने हर किसी को 25 वैल्यू प्रोवाइड की, हर किसी को अगर मैंने 25 वैल्यू प्रोवाइड की, तो इन तीनों का जो सम आ रहा है और इन तीनों का जो सम आ रहा है वो क्या रहेगा? सेम। सम टोटल रिमेन्स द सेम। ये कैसे? तो बेसिकली एवरेज क्या होता है कि अगर मेरे को एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिससे हर कोई सेम लेवल पे आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी? दैट इज एवरेज। बात समझ में आ रही है? इन तीनों का सम और इन तीनों का सम सेम होगा, सम चेंज नहीं करता। बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो मैं हर किसी को प्रोवाइड करूं, तो उससे हर कोई क्या आ जाए? इक्वल लेवल पे। लेकिन ऐसे प्रोवाइड करनी है सच दैट इन तीनों का सम और इन तीनों का सम क्या रहता है? सेम। राइट? जैसे मान लो मेरे ही 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ, मेरे 3 सब्जेक्ट्स के 3 नंबर आए। राइट? अब मेरे को एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो मैं ये बोल दूं, या तो मैं इसके इक्विवेलेंट ये भी बोल सकता हूं कि भैया मेरे हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं? 25 25 25। वो था इक्विवेलेंट फॉर्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? Yes, sir. राइट, ठीक है। सो दिस इज मीन। अब मीन को निकालने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, दैट इज सम ऑफ ऑल एंट्रीज या डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। सिर्फ एक ही फॉर्मूला। तो इस केस में वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब इस केस में हमारे पास डाटा क्या है बाय द वे? x1 x2 x3 so on till xn, ये डाटा है। अब याद है समीशन वर्ड हमने सीखा था जो इन सबके सम को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा, दैट इज समीशन xi। और i की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस so on till xn। अब ये साथ सबका सम आ गया,
तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, n, तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, n, तो ये जो आएगा ये आएगा मेरा मीन, और मीन, मीडियन, मोड तीनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार से। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नेक्स्ट इसका आ जाओ। अब इसका ये डाटा समझने की कोशिश करना, ये डाटा क्या देगा, ठीक है। ये डाटा और ये डाटा एक्चुअली में क्या है, सेम। ये डाटा ऑब्वियसली दोनों डाटा डिफरेंट नहीं है, उसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया। तो यहां पे मैं 4 को 5 टाइम्स ऐड करूं, या फिर 4 इंटू डायरेक्ट 5 करूं, इनका प्रोडक्ट कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, या फिर 4 इंटू 5, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 3 को 5 बार लिखूं या 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू विल बी सेम। तो यहां पर हम उस चीज का फायदा उठाते हैं, क्या कि जो एडिशन है उसको मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, उसको मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, ये वो चीज आ गई। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सआई एफआई कर दूंगा, तो एक्सआई एफआई करने के बाद क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज आई विल गेट नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो मैंने किया एक्सआई एफआई, तो क्या आ गया, 2 3 2 दा 6 4 5 दा 20 5 3 दा 15 6 2 दा 12 7 3 दा 21 8 2 दा 16 9 1 दा 9 10 1 दा 10। अब इन सबका सम कर दो, इन सबका सम, तो सारी की सारी डाटा एंट्रीज का जो इधर हमने निकाले उन सबका सम आ जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखेंगे इसको, समीशन XIFI। समीशन XIFI का मतलब इधर 1 पुट किया तो x1 इंटू f1, यानी कि इसकी एंट्री को इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया। देन 2 पुट किया x2 इंटू f2, इसकी सेकंड वाली एंट्री को उसकी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। तो x3 f3 x4 f4 सो ऑन टिल xn fn, और उन सबका वापस क्या करना है, सम। तो इन सबका सम कर दिया, तो समीशन XIFI आ गया। लेकिन ये समीशन XIFI क्या है, सम ऑफ ऑल दी डाटा एंट्रीज, लेकिन हमें तो चाहिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज आल्सो, और नंबर ऑफ एंट्रीज क्या आएंगी, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज नथिंग बट समीशन FI। तो इस केस में हमारा मीन क्या चला गया, समीशन XIFI डिवाइडेड बाय समीशन FI। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अक्षित, Yes. पलक, Yes. रिया क्लियर है, साहिल, यजोर, Yes, sir. Yes, sir. रिया, पलक, यस सर क्लियर है। ठीक, इधर अभी तक क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यार इसके अंदर तो डाटा हमें पता ही नहीं है, मान लिया ये एक वैल्यू है 3 to 0 to 3 के बीच, बट उसकी वैल्यू का xi क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो xi की वैल्यू तो पता नहीं, इधर तो हमें पता है xi की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इधर तो हमें ये जितनी भी एंट्रीज आ रही है सारी की सारी एंट्रीज की वैल्यू क्या है वो तो पता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास डाटा के लिए सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, xi, जिसको क्लास के केस में हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो वो क्या आ जाएगा इसमें 1.5, इधर क्या आ जाएगा 4.5, इधर क्या आ जाएगा 7.5, इधर क्या आ जाएगा 10.5। नाउ ये भूल जाओ, राइट। नाउ विल अज्यूम दिस इज नथिंग बट XIFI। तो ये एक्चुअली में ये डाटा कंटिन्यूअस डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लास डाटा है वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब फॉर्मूला यहां पे सेम लगेगा, दैट इज समीशन XIFI डिवाइडेड बाय समीशन FI। तो क्लास डाटा को सबसे पहले हम क्लास मार्क डिफाइन करेंगे, एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। देन ये करने के बाद ये XIFI बन गया, उसके बाद हमें इसके अंदर इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही इंप्लीमेंट करना है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? यस सर। वो FI बन गया, ये XI बन गया, उसको FI एक्सेल उसके बाद ये बन गया ना XIFI। अरे आगे पीछे करना है उससे, क्या? हाँ हाँ, और क्या, उसके बाद फॉर्मूला ये लिखना। एक क्लास में एवरेज निकालना। वी विल अज्यूम दैट कि ये 10 की 10 एंट्रीज की वैल्यू क्या है, 4.5। तो इन दोनों का मतलब जो प्रोडक्ट का सम ना प्रोडक्ट का सम नहीं, क्या प्रोडक्ट का सम? XIFI हाँ, जो पूरा सम है, ये वैल्यू सेम कैसे होगी? सेम नहीं आती, मैंने बोला एरर होता है, मैंने बोला एरर होता है। करके देख कितना है, 1.5, 4.5 इंटू 10
45, 7 7 the 49 and 7 into 0.5 3.5, तो 49 and 3.5 52.5, ठीक है, सही है। दिस इंटू दिस 20 एंड 0.5 से किया 2 को तो 1, तो आ गया 21, तो कितना आ गया 0.5 मिलके 1 हो गया, और ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया, 2 और ये मिलके 3 हो गया, तो 5 2 and 3, तो 10 5 5 and 2 120, तो ये आ रहा है समीशन एक्स आई एफ आई। इधर देख ले समीशन एफ आई एक्स आई, 8 28 28 एंड ये 12 कर 40 40 एंड 15 55, इधर देख ये आ गया 37 एंड 19, तो कितना आ गया 16 56 एंड 55, कितना आ गया, बराबर ही नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नहीं आएगा ना यार, एरर तो रहेगा, बट मैं ये बोलूं कि ये डाटा इतना ज्यादा होता है कि उसकी जैसे जैसे डाटा ज्यादा होता है ना एरर कम होता जाता है। एक सेकंड, नहीं आंसर अलग आता है, जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा वैसे वैसे एरर कम होता जाता है, ये एरर नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारे लिए। ये तो बहुत छोटा डाटा है, 20 एंट्रीज की बात कर रहे हैं, ये कम से कम लैक्स की एंट्रीज हो तब जाके, थाउजेंड्स की लैक्स की एंट्रीज हो तब जाके लगाए, उस केस में एरर बचता ही नहीं है हमारा, जो आगे इंटरप्रिटेशन करेंगे उनके लिए, तो इसलिए वहां पे हैंडल कर सकते हैं। तो लेकिन एरर तो आएगा ही आएगा, ये मैंने कभी बोला नहीं ये और ये सेम होगा, वहां पे तो अज्यूम करके जा रहे हैं कि इन दोनों का एवरेज जो है वो डाटा एंट्री है, एरर तो आएगा ही आएगा, बट ऑब्वियसली ये तब आता है जब इन दोनों को हम साथ में कंपेयर करें। अब क्वेश्चन में तेरे को मालूम है या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, इसका ये तो दिया नहीं होगा और इसका ये तो दिया नहीं होगा, तो इसी डाटा का या तो बोलेंगे या तो इसी का बोलेंगे, तो कंपैरिजन नाम की चीज नहीं आएगी, तो वहां पे एरर का छोड़ दें, जो दे रखा है वही डाटा है उसके अकॉर्डिंगली चलना। बट हाँ ये तो हमें मालूम है कि इसके अगर ये भी डाटा दे रखा है तो इसके अंदर ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि भैया सब ये 10 के 10 एलिमेंट्स की वैल्यू 4.5 है, बट क्या एग्जैक्ट 4.5 है वो पता ही नहीं है हमें क्या है, वो इसके बीच बीच में कहीं ना कहीं लाई कर। हाँ जी, ऑनलाइन मीन निकालना क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट कर लो। Yes. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो चीज समझाने जा रहा हूं ना, अगर ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो इसके बाद जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह यूज होंगे, और शॉर्टकट्स एक्चुअली में सिलेबस में डिफाइंड है, शॉर्टकट फॉर्मूला वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हाँ जी, प्लीज इधर मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, एंड नंबर लाइन पे यहां पे कहीं पे हमारे पास x1 x2 x3 सोन्टिल xn वैल्यूज प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है इक्वल डिस्टेंस पे, आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, रैंडम वैल्यूज री यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका जो मीन आएगा वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, x बार बीच में कहीं ना कहीं सेंट्रल टेंडेंसी है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब ध्यान से समझो कि मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे नंबर्स को उठा के, सारी की सारी एंट्रीज को उठा के ए से कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से पीछे शिफ्ट कर दिया, या उधर शिफ्ट कर दिया या इधर शिफ्ट कर दिया, बात समझे? तो क्या हो जाएगा, ये वाली एंट्री क्या बन जाएगी, x1 माइनस ए, सेकेंड वाली एंट्री क्या बन जाएगी, x2 माइनस ए, एंड सो ऑन टिल सारी की सारी एंट्रीज आते 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 क्या बन जाएंगी, xn माइनस ए, हाँ या ना? अब यार ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, x2 माइनस ए माइनस x1 माइनस ए कटेगा तो आ गया x1 x2 माइनस x1। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सारी चीजों को एज इट इज उठाया मैंने और आगे ले गया तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम, वो चेंज नहीं करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir.
अच्छा अब मेरे को ये बताओ मीन जो है वो यहीं पे रहेगा या वो भी ए से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये बताओ। वो मीन यहीं पे रहेगा, तो ये बोल रहा वैल्यूज चेंज हो गई भाई। अब नंबर लाइन पे जो वैल्यूज पहले थाउजेंड्स में थी वो अब हंड्रेड्स में आ गई, माइनस ए कर दिया ना मैंने, तो मीन अभी भी थाउजेंड्स वाला रहेगा या मीन भी चेंज होगा? हाँ जी ऑनलाइन होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मीन भी यहीं पे आ जाएगा, एग्जैक्टली ए से शिफ्ट कर जाएगा। ये मैं मैथमेटिकली Sir, प्रूव करके दिखा रहा हूं, ये मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं। हाँ जी रिया, सर नेटवर्क चला गया था, दोबारा समझा दो ये जो भी ये मैंने समझाया ये चीज आपने। बोला, मैंने ये चीज बोला कि अगर मैंने सारे के सारे डाटा एंट्रीज को उठा के ए अमाउंट से पीछे शिफ्ट कर दिया, दैट मींस x1 बन गया x1 माइनस ए, x2 बन गया x2 माइनस ए, सो टिल xn बन गया xn माइनस ए, तो इनका जो मीन है वो भी ए अमाउंट से शिफ्ट कर जाएगा पीछे। ओके थैंक यू सर। उसको अभी मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, उसको भी मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है। इन सबका मीन क्या है? दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on till xn डिवाइडेड बाय n, ये है x बार, हाँ या ना? और इन सारी की सारी एंट्रीज का मीन क्या आएगा? न्यू मीन। न्यू मीन क्या आ जाएगा? इन सबका सम, दैट इज x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस so on till xn माइनस ए डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना? तो दैट इज नथिंग बट x1 x2 x3 so on till xn, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए so on till माइनस ए n टाइम्स, तो माइनस एन ए डिवाइडेड बाय n अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय n अलग कर दिया, तो ये nn कटा, तो ये क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on till xn डिवाइडेड बाय n, वो तो मेरा x बार है, तो ये बन गया मेरा x बार माइनस ए, तो ये आ गया मेरा न्यू मीन। न्यू मीन का मतलब किनका मीन? ये सारी की सारा डाटा एंट्रीज, तो ये सारी की सारी डाटा एंट्रीज का मीन क्या गया? पुराना ओरिजिनल मीन माइनस ए, मतलब मीन भी मेरा ए अमाउंट से पीछे शिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब इसका मतलब क्या? ध्यान से मेरी बात समझना, इस पूरी चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं, चलो मैं एग्जांपल 3 लेके जा रहा हूं, राइट? इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया मैंने, तो 1024 1025 1026, मेरे को बोला इन तीनों का मीन निकालो, राइट? अब एंट्रीज बहुत बड़ी भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, मैं इतनी बड़ी एंट्रीज का मीन क्यों निकालूं? मैं नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, इनमें ध्यान से देखो 1020 कॉमन आ रहा है सब में, तो मैंने क्या किया, सब में से माइनस कर दिया 1020, राइट? तो ये सारी की सारी एंट्रीज क्या बन गई? 4 5 एंड 6। इसका मीन बहुत इजीली निकल आएगा, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय 3 करना बहुत इजी है। इसका सम डिवाइडेड बाय 3 करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हजार हजार को भी ऐड करना पड़ेगा मेरे को। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो मैंने अब ये एंट्रीज क्या है एक्चुअली में? नाउ दिस इज आर x1 x2 x3, और ये क्या है मेरा? x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, एंड दिस इज माई माइनस ए, मतलब xi माइनस ए। मैंने क्या किया, हर एक एंट्री में से माइनस ए कर दिया, वेयर ए इज व्हाट? 1020, राइट? अब मैं इसका मीन निकालूंगा, तो इसका मीन क्या आएगा? ये तो बहुत इजी है, 4 प्लस 5 प्लस 6 15 डिवाइडेड बाय 3, ये आया न्यू मीन, हाँ या ना? क्योंकि नई वाली एंट्रीज का मीन है ये निकाला हमने, हाँ या ना? और न्यू मीन जो है, न्यू मीन दैट वुड बी एक्चुअल मीन, क्योंकि देखो एक्चुअल एंट्रीज ये है, एक्चुअल मीन यही है, हमें निकालना यही है, तो एक्चुअल मीन माइनस 1020 होगा, हाँ या ना? तो दैट मीन्स 5 वुड बी एक्स बार माइनस 1020, इसको इधर ले आओ तो एक्स न्यू मीन, मतलब एक्चुअल मीन क्या है मेरा फिर? 1025। तो मेरे को क्या करना है, हर एक एंट्री में से ए को माइनस करना है, तो जो इसका मीन आएगा
उसके अंदर ए को ऐड कर देना, ए को प्लस कर देना, मेरा मीन आ जाएगा, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, अगेन हर एक एंट्री में से, नंबर लाइन की हर एक एंट्री में से माइनस ए करके उसको छोटा बना दिया। ये मैंने इसका मीन निकाला, ये आया न्यू मीन। मैंने ये न्यू मीन निकाला क्योंकि हर एक एंट्री छोटी होगी, अब इसका कैलकुलेशन करना, इसके ऊपर कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। मैंने इसका मीन निकाला, अब मेरे को इसका मीन नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल एंट्रीज का मीन चाहिए। तो यहां से वापस यहां तक जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस ए। जो मैंने एंट्रीज को से किया माइनस ए, राइट, हर एक एंट्री से नई एंट्री लाने के लिए माइनस ए किया, फिर माइनस ए एंट्रीज का मीन निकाला, तो ओरिजिनल मीन तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ए करना पड़ेगा, राइट। वही काम इधर किया, हर एक एंट्री में से मैंने माइनस ए किया, इसका मीन निकाला, अब ये मीन आया इसका, यहां से ओरिजिनल मीन पे जाने के लिए क्या किया मैंने, 5 के अंदर 1020 ऐड कर दिया, तो जाके मेरा एक्चुअल मीन आया, दैट इज नथिंग बट 5 + 1020। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. sir. Yes. पक्का। देख लो, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है, राइट। एक बार ये नोट करो, फिर मैं इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बताता हूं, जो ऑलरेडी तुमने 10th पॉइंट ऑफ व्यू से देख रखा है, लेकिन वो एक्चुअली ये हो रहा था, ये पता नहीं था। ये कर लो एक बार नोट, एग्जैक्ट एज इट इज नोट करना। चलो इसको भी दोबारा लिखता हूं मैं। अब ये कैसे काम करता है, अगेन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, क्वेश्चन पे ध्यान से। तो हमारे पास x1 x2 x3 सोन्टिल xn एंट्रीज हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, xi - a di ये डिफाइन करेंगे, राइट। तो मेरा क्या बन जाएगा, d1 दैट इज x1 - a, d2 x2 - a, सॉन टेल dn xn - a, ये बन जाएगा, राइट। अब मैंने क्या किया, इन सारी के सारी एंट्रीज का मीन निकाला, राइट। और वो di का मीन है, तो वो उसको क्या लिखेंगे, d बार। इधर xi का मीन है, तो क्या लिखेंगे, x बार। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब मेरे को मालूम है कि जब मैंने xi से da डिफाइन किया, तो मीन भी a से पीछे शिफ्ट हो गए, यानी कि दिस मस्ट बी नथिंग बट x बार माइनस a। हाँ या ना, Yes, राइट। sir. तो यहां से अब देखो जरा, d बार इज x बार माइनस a, तो x बार क्या जाएगा, d बार प्लस a, यानी कि d बार से मैं x बार तक कैसे आऊंगा, d बार प्लस a करके वो मेरा x बार आएगा। तो हर एक एंट्री को मैंने माइनस किया, इसका मीन निकाला, उसको लिखा d बार। अब d बार से मेरे को एक्चुअल मीन तक जाना है, क्या करूंगा, जो मैंने माइनस ए किया था वो d बार में प्लस ए कर दूंगा, तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल जाएगा। ये सारा का सारा काम किया था हमने एक्चुअली में 10th में, हर एक एंट्री में से माइनस ए किया, मीन निकाला, और मीन के अंदर याद है वो आ रहा था समीशन xi fi डिवाइडेड बाय n प्लस a। वो प्लस ए क्यों आता था, वो इसके कारण प्लस ए आता था। क्लियर हुआ, ऑनलाइन, Yes, sir. Sir. राइट। फॉर्मूला क्लियर हो गया, साहिल, फलक, Yes, sir. याजोर, ध्रुव, Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मैनिपुलेशन और होता है, ठीक है, और वो मैनिपुलेशन क्या है, उसके लिए मैं अगेन एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। देखो, डिवाइडेड बाय h भी तो करते थे, ui डिफाइन करते थे,
ठीक है, तो वो चीज क्या है, अब देखो मान लो डाटा एंट्री था मेरी, नंबर लाइन पे ले लो, ठीक है, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 and 95 and let's say 100, ये डाटा एंट्री है। अब इन सबका लेट से मेरे को मीन निकाला, और ऐसी बहुत सारी गंदी वैल्यूज हो सकती है। तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू पकड़ता हूं मैं, ए को क्या लेके जाऊंगा अब मैं, एक्चुअली में डाटा एंट्रीज का मिडल वाली वैल्यू, ताकि उसके बोर्ड सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए जब मैं सब्ट्रैक्ट करके हूं तो। ठीक, तो ऊपर दे रहा, सोच रहा था, तो क्या आ रही है, मिडल में एक्चुअली में वैल्यू आ रही है 80, तो मैंने ए को -80 ए को 80 ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली हर एक एंट्री मेरी क्या आ जाएगी, तो xi माइनस ए, तो 60 माइनस 80, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 20 तक ही जाना है, 100 -80, 20 तक ही जाना है, यही एंट्री था। ठीक है, ये एंट्रीज आ गई। अब भैया मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, इधर हुआ तो सिंप्लीफाई इधर से, बट ये सारी की सारी एंट्रीज में एक 5 भी कॉमन है जो डिवाइड हो सकता है, राइट। तो डिवीजन के अकॉर्डिंगली मैं अब क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली किया, अब डिवीजन के अकॉर्डिंगली करेंगे, ये मोटिव है, नेक्स्ट स्टेप वो है। ठीक है, एक काम करो, पहले ही नोट करो, ऊपर वाला नोट कर लो, लिख लो जल्दी। कुछ भी ले सकते हैं, ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मिडल वाली वैल्यू के राउंड देखिए सिमेट्रिक हो गया, 0, 5, 5 -5 सिमेट्रिक हो गया, ये कैलकुलेशन करने में इजी होता है। लेने को तो कुछ भी ले सकता है, तू 1 लाख भी ले सकता है यहाँ पे, वो भी चलेगा, लेकिन हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है जिसके कारण जो वैल्यूज बन के आए वो उनके अंदर कैलकुलेशन इजी हो जाए, और सिमेट्री एक्चुअली में कैलकुलेशन इजी कर देता है, इसलिए बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू है। अब मान ले 4 वैल्यूज हैं, तो मिडल वाली वैल्यू है ही नहीं, तो फिर इन दोनों में से कुछ भी ले लो, ये इन दोनों का एवरेज ले लो। हाँ हाँ, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब इस चीज के अंदर एक और चीज आएगी, अब मेरे को देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो रिलेशन समझ में आ गया, अब डिवीजन करने से क्या होगा। अब मैं अगेन इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब लेट से इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा, जैसे ये वाली एंट्रीज में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब ये वाली एंट्रीज को ये वाली एंट्रीज मान के लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक एंट्री को अब क्या किया, डिवाइडेड बाय एच कर दिया, एक्स से डिवाइडेड बाय, और उसको क्या नाम दिया, यू आई। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा ये, u1, u2, u3 एंड so on till un, राइट, u1, u2, u3 so on till un। ये क्या बना मेरा, ये बना x1 by h, x2 by h, x3 by h so on till xn by h। क्लियर हुआ, राइट। अब रिलेशन ये है कि अगर मेरे के हर एक एंट्रीज को डिवाइडेड बाय h करके मैंने एंट्रीज निकाली, तो जो मेरा मीन है वो भी डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो मीन आएगा u बार, वो क्या हो जाएगा, x बार डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, तो मीन भी डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, u बार निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2, सॉरी u1 प्लस u2 प्लस ऑन टिल un डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू u1 u2 ऑन टिल un क्या आ जाएगा, इन सबका सम। तो दैट इज x1 बाय n प्लस, सॉरी h, x2 बाय h प्लस ऑन टिल xn बाय h।
टोटल डिवाइडेड बाय m, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू, देखो नीचे से तो एच एलसीएम से कॉमन लेके बाहर आ गया, तो ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय एक h आ गया और एक n आ गया, तो ये बन गया x बार डिवाइडेड बाय h। तो मेरा जो u बार आया वो x बार डिवाइडेड बाय h आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ कि जो नया वाला मीन है वो भी डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो u बार अगर x बार डिवाइडेड बाय h है तो मल्टीप्लाई करो, तो u बार को अगर मैंने h से मल्टीप्लाई किया तो जाके x बार आया। मतलब यहां से ये कैलकुलेट कर लिया मैंने, तो यहां से एक्चुअल मीन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय h करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उल्टा, तो उसके अंदर क्या था, माइनस ए प्लस ए, इसके अंदर क्या है, डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय h। तो u बार मल्टीप्लाई बाय h करेंगे तो जाके मेरे को मिलेगा x बार। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। x1 इंटू एच क्यों करेंगे, x बार इंटू h क्यों करेंगे भाई? हाँ जो वहां हमने डिवाइड किया है हाँ, तो सर यहाँ पे मल्टी तो इसीलिए तो किया मल्टीप्लाई। वो तो बाद में किया ना, नीचे जो एंट्रीज को क्यों करेगा तो मल्टीप्लाई, एंट्रीज को तूने डिवाइड किया, वहां से तूने मीन निकाला, एंट्रीज को निकालना थोड़ा मोटिव हो तो गिवन है, एंट्रीज नई वाली एंट्रीज आ गई, इसके अकॉर्डिंगली मीन निकाला, और हमें मीन निकालना मोटिव है। एच कॉमन फैक्टर, ये देखना, ये देख जरा, इससे ये निकाल लिया, अब इसके बीच में मेरे को अभी भी ये मुश्किल लग रहा है, तो मैंने क्या देखा ये चीज कि भैया कॉमन फैक्टर एच आ रहा है 5, तो मैंने क्या किया, अब ये भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, ये ओरिजिनल वैल्यू वैसे याद रखना ही चाहिए रहेंगी। तो मैंने क्या किया, हर एक एंट्री को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो क्या एंट्रीज आ गई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट। अब मैं इस इन एंट्रीज, और ये एंट्रीज क्या है मेरे लिए, अब ये एंट्रीज है ui, राइट। तो मैंने यूए का मीन निकाला, तो इनका मीन क्या आ जाएगा, इन सबका सम देखो, -4 + 4 कटा, -3 + 3 कटा, -2 + 2 कटा, -1 + 1 कटा, सबका सम क्या आ रहा है 0। तो एक्चुअली में जो u बार आया मेरा, इसके अकॉर्डिंगली u बार क्या आ गया 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो u बार अगर 0 है तो यहां से अगर वापस मेरे को इसके बार तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, जो डिवाइडेड बाय 5 किया मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो इसका मीन क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा 0 × 5, राइट। तो ये आ गया इस वाले डाटा के मीन, और इस वाले डाटा से इस वाले डाटा के मीन तक जाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस ए करना पड़ेगा। तो 0 × 5 + a, ये जाके मेरा फाइनल एक्चुअल मीन आएगा, और वो क्या आ जाएगा, ए क्या था हमारा यहाँ पे 80, तो जो x बार आया अब वो क्या आया 80। तो एक्चुअल काम क्या है हमारा करना, एक सेकंड को, एक्चुअल काम क्या है हमारा करना, xi से -a करके एंट्रीज लाना, फिर उनमें देखना कॉमन फैक्टर तो नहीं है, फिर ये वाले एंट्रीज का मीन निकालना। तो क्या किया हमने, -a डिवाइडेड बाय h, तो यहां से यहां तक मीन जाने के लिए वापस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय h, और इसके मीन से इसके मीन तक आने के लिए क्या करेंगे, प्लस a, तब जाके हमारा एक्चुअल मीन आएगा। और जब हमने माइनस किया, जब हमने डिवाइड किया, तब जाके सबसे सिंपल वैल्यूज हमें मिली, और जैसे सबसे सिंपल वैल्यूज मिली उसका मीन निकालना बहुत इजी है, इसलिए उसका मीन निकाला। अब यार मीन को मल्टीप्लाई बाय करना बहुत इजी है, उसके अंदर प्लस ए करना बहुत इजी है, तो मैंने क्या किया, अपने डाटा एंट्रीज को सबसे सिंपल डाटा एंट्रीज में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय किया एंड प्लस ए कर दिया, तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल गया। बात खत्म। तो इजीली मीन निकल आता है, ये हमारा एक्चुअल मेथड होता है इजीली मीन निकालने का, शॉर्टकट्स वाले तरीके। बोलो, इधर किया तो मैंने, अच्छा वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी मैं इधर सिर्फ एच का समझा रहा था रिलेशन, अभी मैं इकट्ठा रिलेशन समझाऊंगा, अभी आएगा वो आएगा, मैं अभी इकट्ठा समझाऊंगा। किससे यार, इधर 88 हो जाता तो माइनस करके सबसे पहली सिंप्लीफिकेशन होती है सब्ट्रैक्शन की, फिर कॉमन देखते हैं आ रहा है या नहीं, ये समझ। डायरेक्टली कर देगा अभी भी एंट्रीज बड़ी रहेंगी, इसको 5 से डिवाइड कर देगा, फिर क्या करेगा, फिर माइनस करेगा, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये मेथड?
अगर मीन हर एक एंट्री को डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो मीन भी डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा, तो ओरिजिनल मीन तक जाने के लिए वापस मल्टीप्लाई बाय एच करना पड़ेगा। ये नोट करो, ये नोट करो। फिर जो माइनस का और डिवीजन का मैंने मेथड बताया है उसको कंबाइन करके मैं दोबारा बताऊंगा। हम सीधा उसको सीधा दाश से अगर ऐसा केस आता है हाँ सिर्फ a प्लस बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में सिमेट्रिक टर्म्स मैंने ले ली बट जनरली आएंगी। ठीक है, फाइनली सब चीज को कंपाइल कर रहा हूं जो मैंने माइनस ए एंड प्लस ए प्लस डिवाइडेड बाय एच वाला बताया। तो प्लीज ध्यान से समझना, हमारे पास डाटा एंट्रीज हैं x1 x2 x3 so until xn। तो हमने क्या किया, माइनस ए, तो सारी की सारी डाटा एंट्रीज क्या बन गई हमारी, नहीं हमारी डाटा एंट्रीज बन गई d1 d2 d3 so until dn, क्योंकि xi माइनस ए मेरा बना di। ठीक, मेरे को दिखा इधर सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया फिर di से di डिवाइडेड बाय h किया और वहां से क्या बन गया ui। ठीक है, तो ये बन गया मेरा u1 u2 u3 so until un। अब मैंने क्या किया, ये सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू, इनका मीन निकाला u बार, तो क्या आ जाएगा u बार, दैट इज समीशन ui डिवाइडेड बाय n। अब इन सारी एंट्रीज को ऐड वगैरह करना, डिवाइडेड बाय n करना, ये बहुत सिंपल है, तो ये बहुत सिंपली निकाल लिया। अब लेकिन मेरे को निकालना है, एक्चुअल मोटिव था ये डाटा एंट्रीज का मीन निकालना, तो सबसे पहले मैं u बार से जाऊंगा d बार। तो कैसे, u बार को मल्टीप्लाई बाय h करूंगा तो आ जाएगा d बार। क्यों, क्योंकि d से u तक जाने के लिए डिवाइडेड बाय h किया, तो मीन को वापस लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय h करना पड़ेगा। अब इसका मीन आ गया d बार, दैट इज u बार इंटू h। अब यहां से x बार तक जाने के लिए जो माइनस ए किया था वो क्या करना पड़ेगा, प्लस ए। तो क्या होगा, बन जाएगा मेरा d बार प्लस ए, दैट इज नथिंग बट x बार। तो मेरा फाइनली x बार क्या आया, देखो d बार प्लस ए, एंड d बार की वैल्यू क्या थी, u बार इंटू एच, तो u बार इंटू एच प्लस ए, दैट इज योर x बार। दिस इज द फाइनल मीन इन टर्म्स ऑफ ui। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. यस सर। सॉरी प्लस ए, ये वही चीज है, ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट बताया गया था पिछली बार। ये फॉर्मूला आया कहां से और क्यों वैलिड है, ये उस चीज की रीजनिंग थी आज। हाँ, ये एक्चुअल था तुम्हारा 10th में, ये फॉर्मूला तुम्हें 10th में यूज करते थे तुम माइनस ए करते थे, एक अज्यूम्ड मीन लेके जाते थे, माइनस ए करते थे, फिर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर करते थे, फिर उसका जो भी मीन आता था उसको इस फॉर्मूला में पुट करते थे, मल्टीप्लाई बाय हो रहा है प्लस से हो रहा है, वहां से एक्चुअल मीन आ रहा है, वो क्यों हो रहा है वो अब जाके तुम्हें क्लियर हुआ, ये फाइनल बना लो, दैट्स इट।